जिसमें जनाब आपका जो ब्लड होता है वो हार्ट की एट्रियम हो गया, वेंट्रिकल हो गया, फिर वेंट्रिकल के अंदर वेसल्स और वेसल्स के बाद दोबारा आपके हार्ट के अंदर आना। ये सारे जो एक तरह की इवेंट्स होते हैं, इसको हम कहते होते हैं कार्डियक साइकिल। इसकी कुछ फेजेस होती हैं, ठीक है? वो फेजेस किसी बुक में 5 लिखी हुई हैं, किसी बुक में 7 लिखी हुई हैं, ठीक है? तो हम इंशाल्लाह 7 फेजेस को भी डिस्कस करेंगे और 5 फेजेस जो लिखी हैं वो भी हम देखेंगे कि हाँ जी जनाब इसके अंदर ऐसा होता क्या है। सबसे पहले हम जो पहली फेज़ जो डिस्कस करने लगे हैं, उस फेज़ का नाम होता है एट्रियल सिस्टोल। क्या होता है आपका एट्रियल सिस्टोल? तो अब हम आते हैं कि हाँ जी, जनाब ये एट्रियल सिस्टोल का पंगा क्या होता है? एट्रियल सिस्टोल। इसके साथ मैं आप लोगों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाऊँगा। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक आपके ग्राफ के लिहाज से बहुत ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट होता है। उसके लिहाज से बहुत मर्तबा ये पूछा भी गया है, यूएस असेंबली हो गया, फ्लैप हो गया, उसके हवाले से, ठीक हो गया? एट्रियल सिस्टोल का मसला क्या होता है? देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि ये आपका एट्रियम है, ठीक हो गया? और ये आपका क्या एक तरह का वेंट्रिकल है, ठीक हो गया? एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में एक वाल्व होता है जिसको कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। क्या कहते हैं आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। अब आपने इस तरह समझना है कि जो चीज़ें आपकी लेफ्ट साइड पर हो रही हैं, सेम टू सेम वही चीज़ें आपकी राइट साइड पर हो रही हैं, ठीक हो गया? तो मैं जस्ट एज़ अ एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपकी लेफ्ट साइड ऑफ चैम्बर को वो एक्सप्लेन करूँगा कि लेफ्ट साइड ऑफ चैम्बर क्या, उसके अंदर क्या होता है। राइट को आपने समझना है कि वही-वही सेम टू सेम वही चल रहा है। अब आप खुद सोचें कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपके एट्रियम के अंदर ब्लड आता है, एट्रियम के अंदर ब्लड आता है, तो एट्रियम के अंदर जो ब्लड लेकर आता है, वो कौन लेकर आता है? वो आपकी वेन्स लेकर आती हैं, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन्स हो गया सॉरी पल्मोनरी वेन्स हो गया लेफ्ट साइड की तरफ और राइट साइड की तरफ वेना केवा, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल सुपीरियर वेना केवा और आपकी इंफीरियर वेना केवा होती है, ठीक हो गया? तो मतलब कि आपने इस तरह समझना है कि देखें आपका जो एट्रियम होता है, एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ ब्लड जाएगा। ये लेकिन एट्रियम के अंदर ब्लड कैसे आता है? एट्रियम के अंदर ब्लड आता है आपकी वेन्स लेकर आती हैं। जैसे ही आपकी वेन्स ब्लड लेकर आई, ठीक हो गया? आपकी वेन्स जो होती हैं, आपने समझना है कि ये आपकी वेन्स हैं, ये ब्लड आपका लेकर आती हैं। आपके एट्रियम के अंदर ब्लड अब काफ़ी ज़्यादा हो गया। जब आपके एट्रियम के अंदर ब्लड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो ये बात आप एक अपने माइंड में रख लें कि एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में एक सुराख होता है, उस सुराख का नाम क्या होता है आपका मिट्रल वाल्व। अगर तो फॉर एग्ज़ाम्पल लेफ्ट साइड की बात करें, तो वो मिट्रल वाल्व है, अगर राइट साइड की बात करें, तो वो ट्राइकस्पिड वाल्व है। नियरली अबाउट ऑफ 70 टू 80% जो ब्लड होता है, वो जनाब आपके एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ रश कर जाता है विदाउट किसी भी तरह की कंट्रैक्शन के बगैर। मतलब के बगैर किसी कॉन्ट्रैक्शन के एट्रियम से जो ब्लड होता है वो वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है। तकरीबन 70 टू 80% है। किसी-किसी बुक में ये 90% भी लिखा हुआ है, ठीक हो गया? मतलब कि आपके एट्रियम के अंदर ब्लड आया, एट्रियम के अंदर जैसे ब्लड आता है, एट्रियम के अंदर से ब्लड जो होता है वो वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है। जैसे ही वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाता है, तो उसके नतीजे में जनाब 70 टू 80% ब्लड चला गया। अब बाकी का जो ब्लड होता है उसको जनाब एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ भेजने के लिए एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। जैसे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसके नतीजे में क्या होता है, इसके नतीजे में ये होता है हम उसको कहते हैं एट्रियल सिस्टोल क्योंकि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब जैसे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आपका जो बाकी जो ब्लड होता है वो जनाब आपका कहाँ आ गया आपके वेंट्रिकल के अंदर आ गया। अब जैसे आपका ब्लड वेंट्रिकल के अंदर सारे का सारा आ जाता है, ठीक है? आपके वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर आ रहा है, तो आपका किस जगह पर प्रेशर ज़्यादा है? आपके एट्रियम के अंदर प्रेशर ज़्यादा है या आपके वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर ज़्यादा है? शाबाश ये बताइएगा जी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मतलब के एट्रियम के अंदर प्रेशर क्या है आपका एक तरह का ज़्यादा है। तो अब हम आते हैं कि एट्रियल सिस्टोल जो होती है, ये पहली जो एक तरह की कार्डियक साइकिल की जो फ़ेज़ है उसके अंदर होता क्या है? जो पहली फ़ेज़ है उसके अंदर सबसे पहले आपने ये कहना है कि एट्रिया जो होता है उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वेंट्रिकल। तो एट्रिया के अंदर प्रेशर जो है वो आपका एक तरह का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वेंट्रिकल। अब मैं दूसरी बात आप लोगों से पूछता हूँ कि जब आपका एट्रिया का प्रेशर होता है, जब आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है और एट्रिया से ब्लड जो होता है वो वेंट्रिकल के अंदर आता है। जैसे ही ब्लड आपके वेंट्रिकल के अंदर आएगा, तो वेंट्रिकल के अंदर जो वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा बढ़ेगा या कम होगा या उतना ही रहेगा? जो वेंट्रिकल के अंदर जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, नॉर्मल रहेगा या उतना ही रहेगा, कुछ चेंजेस होंगी कि नहीं होगी? जैसे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, वॉल्यूम वेंट्रिकल के अंदर आ गया, तो वेंट्रिकल का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। तो आपने नंबर 2 पर बात ये करनी है कि वेंट्रिकल वॉल्यूम क्या हो गया आपका एक तरह का ज़्यादा हो गया। नंबर 3 आपने क्या बात करनी है वो देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपका एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आता है,
तो वहाँ पर कोई वाल्व होता है, ऐसे ही है। वो वाल्व कौन-सा होता है? वो होता है जनाब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, और उस वाल्व को लेफ्ट साइड पर मिट्रल वाल्व कहते हैं, राइट साइड पर आपका ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। अगर वो ओपन हो रहा है, तो ही आपका वेंट्रिकल की तरफ ब्लड आ रहा है। तो हमने कहता है एवी वाल्व जो होता है आपका ओपन, एवी वाल्व आपका कहता है एक तरह का ओपन होता है। नंबर 3 आपको मुझे ये बात बतानी है, क्या आप लोगों का एक तरह का ये जो एओर्टिक वाल्व होता है, ये आपका ओपन होता है? मतलब कि ये आपका कोई ओपन होता है? आपका जो एओर्टिक वाल्व होता है, क्या ये आपका ओपन होता है, या आपका जो पल्मोनरी वाल्व होता है, ये आपका ओपन होता है? ये ओपन नहीं होता। तो आपका एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व जो होता है, ये ओपन नहीं होता। एओर्टिक वाल्व भी ओपन नहीं होता और आपका पल्मोनरी वाल्व भी ओपन नहीं होता। उसके बाद नंबर 5 मुझे बताएँ कि जब ये वाल्व ओपन नहीं होता, तो इसके नतीजे में जो आपका वेसल्स का प्रेशर होता है, वो बढ़ता है या नॉर्मल रहता है, या बस ना होने के बराबर होता है? वेसल्स के अंदर जो प्रेशर होता है, जब एटीएम से ब्लड वेंट्रिकल के अंदर आता है, तो वो जो प्रेशर जो होता है, वो जनाब बढ़ता है या नॉर्मल रहता है, या क्या हिसाब होता है? तो आपने कहना है कि जो प्रेशर होता है, वो जनाब आपका नॉर्मल ही रहता है, क्योंकि उधर ब्लड नहीं जा रहा, ठीक है? तो आपकी वेसल का जो प्रेशर होता है, वो आपका बिल्कुल नॉर्मल के लेवल पर होता है। अब मेरी बात को आपने ये चीज़ें आपकी किस में हुई? आपके एट्रियल सिस्टोल में हुई। अब फॉर एग्जांपल जब आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता होता है, तो हम कहते हैं जनाब आपका एक हार्ट, मतलब कि जब हम ईसीजी जब देखते हैं ना, ईसीजी का टॉपिक इंशाल्लाह कल हम फुल डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी आपने ये समझना है कि जब आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसके नतीजे में आपकी एक वेव पैदा होती है, उस वेव को कहते हैं पी वेव। क्या कहते हैं? आपका पी वेव कहते हैं। तो अभी आपका यानी कि जो आप ईसीजी देखोगे, तो इसमें क्या होगा? आपकी पी वेव पैदा हुई होगी, क्योंकि आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो आपका कौन-सी वेव पैदा होती है? आपकी पी वेव पैदा होती है। तो आपने कहना है आपकी कौन-सी वेव पैदा होगी? आपकी पी वेव पैदा होगी, ठीक हो गया? और कभी-कभी पता है क्या होता है? कभी-कभी ऐसे होता है कि जनाब आप लोगों का फॉर एग्जांपल आगे जाकर हम एक फेज़ डिस्कस करेंगे, जिसको हम कहते हैं रैपिड फीलिंग ऑफ रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग, ठीक हो गया? और अर्ली वेंट्रिकुलर फीलिंग, ठीक हो गया? वो आपकी एंड स्टेजेस है, ये लेट वेंट्रिकुलर फीलिंग, वो हम एंड पर पढ़ते हैं जाकर, ठीक है? फेजेस के अंदर इधर ही। उसके अंदर हम हार्ड साउंड्स डिस्कस करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर भी पता होना चाहिए कि आपकी एट्रियल सिस्टोल के अंदर भी हार्ट की आपकी 4th साउंड पैदा हो सकती है, यानी कि S4 पैदा हो सकती है। कौन-सी पैदा हो सकती है? आपकी S4 पैदा होने के चांसेस आपके इसके अंदर भी होते हैं, ठीक है? तो ये आपने कहना है कि आपकी एट्रियल सिस्टोल के अंदर आपके हार्ट की जो S4 साउंड होती है, उसके पैदा होने के चांसेस होते हैं, ठीक हो गया? उसके बाद आपका मतलब कि हम एक कर्व देखेंगे, उसके बाद जो कर्व देखेंगे, उसके अंदर आपका एक ग्राफ बना होगा। उस ग्राफ के ऊपर आपका एक तरह का एट्रियल प्रेशर होगा। क्या होगा? एट्रियल प्रेशर। तो देखें, जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसका प्रेशर बढ़ता है। जब प्रेशर बढ़ता है, तो हम एक वेव देखते हैं, जो एट्रियल प्रेशर की होती है, और उस वेव को कहते हैं ए वेव। क्या कहते हैं? आपका ए वेव। मतलब कि आपने कहना है कि आपकी वो वेव कौन-सी होती है? आपकी ए वेव होती है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बातें सारी आपने याद करनी, जो 8 पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं ना एट्रियल सिस्टोल के अंदर। इंशाल्लाह इसके अलावा और कोई चीज़ बात याद रखने की नहीं है, बाकी हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाएँगे, उसके अंदर देखेंगे। देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहना कार्डियक साइकिल के अंदर जो सबसे पहली फ़ेज़ होती है, उसका नाम होता है जनाब आपकी एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि 70 टू 80% ब्लड जो होगा, वो बगैर एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन के आपका जो ब्लड होगा, वो वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ अगर ब्लड जा रहा है, तो उसके दरमियान में एक वाल्व होता है, वो ओपन हुआ था तो ही गया, ठीक हो गया? आपने कहना इस वजह से। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो एट्रिया का प्रेशर ज़्यादा है, इस वजह से वेंट्रिकल की तरफ गया, आपने कहना 2 पॉइंट्स हो गए। नंबर 3 आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, आपका जो एओर्टिक वाल्व है, वो बंद है, सेमिलुनर वाल्व वो आपके एक तरह के बंद है, क्योंकि आपके वेंट्रिकल से ब्लड बाहर नहीं जा रहा। उसके बाद आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, यहाँ पर जो चांसेस होते हैं, आप फॉर एग्जांपल ईसीजी देखते हो, तो ईसीजी के जब आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ईसीजी के अंदर हमें एक वेव मिलती है, जिसको हम कहते हैं पी वेव, हमें वो मिलेगी। उसके बाद अगर एट्रियल प्रेशर को हम देखते हैं, वो ग्राफ अभी मैं थोड़ी देर में दिखाऊँगा, वो आपने कहना है कि वो जो एट्रिया ए से ए वेव, सिंपल सी बात है, ठीक हो गया? और उसके बाद क्या होता है, आपकी S4 साउंड्स जो होती है, वो प्रोड्यूस यहाँ पर हो सकती है। ये थी जनाब आपकी एट्रियल सिस्टोल। यहाँ पर आप लोगों को एट्रियल सिस्टोल के अंदर किसी तरह का क्वेश्चन है, तो आप लोग पूछ सकते हो। अब हम जाते हैं जनाब आपकी नेक्स्ट फेज़ की तरफ। देखिए मेरी बात को गौर करना है। नेक्स्ट फेज़ का काम होता है, नाम होता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज़। क्या नाम होता है उसका? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज़। अब देखें, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज़ आपने इस तरह समझना है कि फॉर एग्जांपल ये जनाब आपका एट्रियम था, ये आपका एक तरह का एट्रियम था, ये जनाब आपका वेंट्रिकल था, ठीक हो गया। अब देखें फॉर एग्जांपल आपका ब्लड जो हो गया, वो जनाब आपका इधर आ गया। आपका ब्लड जो हो गया, आपका इधर आ गया।
जब आपका ब्लड सारे का सारा इधर आ जाएगा तो आपका वेंट्रिकल का प्रेशर एक तरह का बढ़ जाएगा, आपका वेंट्रिकल का प्रेशर एक तरह का बढ़ जाएगा। वैसे इस फेज का नाम रखा हुआ आइसोवॉल्यूमेट्रिक फेज, आइसो का मतलब होता है सेम वॉल्यूम, समझ आ रही है, और सेम इसमें प्रेशर रहता है, ठीक है। लेकिन आपने कहना है कि इसके अंदर आपके एट्रियम से प्रेशर जो होता है वो थोड़ा सा एक तरह का क्या होता है, एक तरह का बढ़ने के चांसेस होते हैं, ठीक है। आपका जो प्रेशर होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है वह एट्रियम से। अब यहाँ पर फ्लूइड आ गया, जैसे यहाँ पर फ्लूइड आएगा सारे का सारा ब्लड आएगा, ये ब्लड आपका पीछे की तरफ नहीं जाएगा। मतलब कि जैसा फॉर एग्जाम्पल हम किसी कमरे के अंदर पानी डालते हैं, ठीक हो गया? तो जैसे आपने पानी डाला, तो पानी थोड़ा-सा पीछे की तरफ आएगा जिस दरवाज़े से आपने डालने की कोशिश की थी, अगर आप पानी भर देते हो, तो इसी तरह ये जो वेंट्रिकल होता है, ये आप एक कमरा समझें, इस कमरे के अंदर पानी बहुत ज़्यादा चला गया। तो जब इस कमरे की तरफ पानी बहुत ज़्यादा चला गया, तो जिस कमरे से ये गया है, उस कमरे की तरफ तो मूव करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? उस कमरे की तरफ ये मूव करने की कोशिश करेगा, और जैसे ये कोशिश करता है, उसके नतीजे में क्या होता है, आपका जो मिट्रल वाल्व होता है, वो बंद मिलता है। दरवाज़ा क्या होता है हमें बंद मिलता है, और जैसे मिट्रल वाल्व बंद होता है, तो इसकी वजह से जनाब ये जो पानी होता है, यानी कि जो फ्लूइड होता है, ये उसके ऊपर अपना प्रेशर डालेगा। जैसे आपका प्रेशर डालेगा, तो इसकी वजह से आपकी S1 पैदा होती है, S2 पैदा नहीं होती, ठीक है? तो आपने कहना है कि जो मेनली आपकी प्रोड्यूस हो रही होती है, वो इस वक़्त क्या होगी, आपकी S1 पैदा होगी। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ाया था कि जब आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व आपका क्लोज़ होता है, तो उसकी वजह से आपकी एक साउंड पैदा होती है, उस साउंड को क्या कहते हैं, आपका S1। तो अब आपका क्या होगा, अब यहाँ पर आपकी S1 पैदा होगी, आपने कहा S1 साउंड पैदा हो रही है, क्यों? क्योंकि ये आपका एबी वाल्व जो है ये आपका क्लोज़ हो रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक हो गया? अब देखें, इसका प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं है, इसका प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं है कि ये जनाब आपके एक तरह का आपका एक तरह का एओर्टिक वाल्व को खोल सके, या फिर आपका सेमिल्यूनर वाल्व को खोल सके, या एओर्टिक वाल्व या पल्मोनरी वाल्व का दोनों का नाम मैं ले रहा हूँ सेमिल्यूनर वाल्व की वजह से, ये खोल सके। ये क्यों नहीं फिर खोल सकता? ये इस वजह से नहीं खोल सकता, क्योंकि जो आपका एओर्टा है या पल्मोनरी वेसल्स है, उसका प्रेशर ज़्यादा होता है आपके एक तरह के किससे? आपके वेंट्रिकल से, इस वजह से ये नहीं खोल सकता। तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज़ क्या होती है? आपने कहना है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज़ वो फेज़ होती है, जिसमें जनाब आपकी S1 पैदा होती है, जिसमें जनाब आपका एओर्टिक वाल्व ओपन नहीं होता, जिसमें जनाब आपका जो होता है एक तरह का मतलब के पल्मोनरी वेसल्स जो होती हैं, या एओर्टिक वेसल्स जो होती हैं, उनका प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जनाब आपके वेंट्रिकल से ब्लड जो होता है वो बाहर नहीं निकलता। और इस फेज़ के अंदर क्या होता है, आपका एक तरह का प्रीलोड आता है, ये एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम आता है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब क्या होता था, बिफोर द कॉन्ट्रैक्शन, अभी वॉल्यूम बाहर नहीं निकला, अभी वॉल्यूम आपके वेंट्रिकल के अंदर है, तो इस वॉल्यूम को हम क्या कहते थे, एक तरह का एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम प्रीलोड। तो आपने ये बातें अपने माइंड में रखनी है, ठीक हो गया? और इसमें मतलब के एक तरह का मतलब कि आपका वेंट्रिकल के ऊपर जैसे थोड़ा-सा प्रेशर बढ़ता है, तो आपका वेंट्रिकल बस नाम का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, उतना प्रेशर नहीं होता कि ये जनाब आपके वेंट्रिकल से आपकी एओर्टिक वाल्व से या सेमिलुनर वाल्व से बाहर निकल सके। लेकिन थोड़ा-सा कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब ये होता है, जिसकी वजह से ये जनाब आपका इसके ऊपर लगता है, यानी कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के ऊपर लगता है, और आपकी आवाज़ पैदा होती है। और जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस फेज़ को कहते हैं, अगर हम ईसीजी के ऊपर देखते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स फेज़। क्या कहते हैं? आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स फेज़। अगर फॉर एग्जांपल आपका जिस वक़्त आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो अभी हम आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज़ को देख लेते हैं कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज़ के अंदर क्या होता है, इसको देखें जी। तो आपने कहना है कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो फेज़ होती है, ये आपने कहना है कि इसके अंदर एक तरह का क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हम देखते हैं ईसीजी के ऊपर, ठीक हो गया? ईसीजी के ऊपर हम ये देखते होते हैं। उसके बाद आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, ये वो होती है जिसमें हम फर्स्ट हार्ट साउंड सुनते हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड सुनते हैं, ठीक हो गया? उसके बाद आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब, ये वो होती है जिसमें जनाब आपका एओर्टिक वाल्व जो होता है वो क्लोज़ होता है, एओर्टिक वाल्व आपका क्लोज़ मिलता है आपको। और ये वो फ़ेज़ होती है जिसमें जनाब दोनों वाल्व आपके क्लोज़ मिलते हैं। आइसोवॉल्यूमेट्रिक जहाँ पर भी लफ़्ज़ है, आपने कहना आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, इसका मतलब है कि दोनों वाल्व आपके क्लोज़ हमें मिल रहे हैं। देखो, ये वाल्व भी आपको क्लोज़ मिला, ये भी वाल्व आपको क्लोज़ मिला, तो बोथ वाल्व आपको मिल रहे हैं, एक तरह के क्लोज़ मिल रहे हैं, ठीक है? तो सिंपल बात है, रट्टा लगाने का फ़ायदा नहीं है, या आप खुद समझदार हैं। उसके बाद देखें, इस फ़ेज़ के अंदर क्या होता है, वॉल्यूम आपका जब ये वाल्व बंद इधर से बंद, इधर से बंद, तो वॉल्यूम आपका बढ़ेगा या सेम रहेगा? शाबाश! जब आपका वाल्व दोनों तरफ से बंद होगा, तो वॉल्यूम आपका बढ़ेगा या सेम रहेगा? कुछ चेंजेज़ नहीं होगी, तो वॉल्यूम आपका सेम रहता है। वॉल्यूम आपका क्या होता है, एक तरह का सेम वॉल्यूम आपका एक तरह का सेम